नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे। एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने ट्वीट करते हुए गुरु गोविंद सिंह जी को उनके प्रकाश पर्व पर सादर नमन किया है। इस दौरान उन्होंने लिखा कि शांति और भाईचारे के आदर्शों के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर देने वाले मानवता के महान पथ प्रदर्शक गुरु गोविंद सिंह जी को उनके प्रकाश पर्व पर सादर नमन। बता दें कि सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह की जयंती आज है 29 दिसंबर। आज उनकी जयंती मनाई जा रही है। उनकी जयंती को गुरु गोविंद सिंह प्रकाश पर्व भी कहते हैं। इस अवसर पर गुरुद्वारों में भजन, अरदास, कीर्तन, लंगर आदि का आयोजन किया जाता है। गुरु गोविंद सिंह जी ने सिख धर्म के लिए कई नियम बनाए, जिसका पालन आज भी किया जाता है। उन्होंने सिखों के लिए 5 ककार का नियम बनाया और खालसा पंथ की स्थापना की। इसके लिए उन्होंने खालसा वाणी भी दी, जिसे बोलकर आज भी लोग जोश से भर जाते हैं। अब आपको एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का वो ट्वीट दिखाएंगे जिसमें उन्होंने गुरु गोविंद सिंह जी को नमन किया है। लिखा है कि शांति और भाईचारे के आदर्शों के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर देने वाले गुरु गोविंद सिंह जी को उनके प्रकाश पर्व पर सादर नमन। सर्वस्व बलिदान कर देने वाले मानवता के महान पथ प्रदर्शक गुरु गोविंद सिंह जी को उनके प्रकाश पर्व पर सादर नमन। एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने ट्वीट कर नमन किया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मंगलवार को तमिलनाडु में सत्तारूढ़ डीएमके पर अकेले एक परिवार के हितों को आगे बढ़ाने का आरोप लगाया और दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश जितना सुरक्षित हाथों में है, उतना तमिलनाडु सुरक्षित हाथों में नहीं है। आप भी सुने। And one leader had come for the Bharat Jodo Yatra. I never understood whether he's trying to unite or he's trying to break. जोड़ रहे हैं या तोड़ रहे हैं मालूम नहीं। इनके परनाना great grandfather, he was the person who was instrumental in bringing Article 370, which gave special provision to Jammu Kashmir, which gave the permission that a law will be passed in Indian Parliament that cannot be implemented in Jammu Kashmir so long as the Vidhan Sabha of Jammu Kashmir gives its assent. But it was Narendra Modi who abrogated Article 370, and now whatever law is being passed is being followed by people of Jammu Kashmir. So you are the representative of Bharat Todo, and we are the representative of Bharat Jodo. I was told I would not like to take the name of the person, but one person who talks about Tamil nation, he was moving around with Rahul Gandhi. In all states you will find all left and right are those people who have been always fighting against the sentiments of the Indian nation. मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है, आज मैं कंधमाल गया था, वहां से मैं आ रहा हूं, ट्राइबल इलाका है, महिलाओं का उत्पीड़न दुगना हो गया है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के तहत उड़ीसा में महिलाओं का उत्पीड़न दुगना हो गया है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग सबसे ज्यादा है तो उड़ीसा में है। उसी तरीके से एसटी और एसटी पर विशेष करके महिलाओं पर उत्पीड़न सबसे ज्यादा हो रहा है तो उड़ीसा में हो रहा है। और दुख की बात यह है कि पुलिस पर भी क्रिमिनल का अटैक, यानी भक्षक रक्षक पर हावी है। यानी रक्षक जिसको हमारी रक्षा करनी है वो अपनी रक्षा नहीं कर पा रहा है, उस पर भी भक्षक हावी है। ऐसी सरकार है उड़ीसा की सरकार। बताइए, ऐसी सरकार को रहने देना है क्या? रहने देना है क्या? रहने देना है क्या? ये नवीन बाबू को पता नहीं रत्ना भंडार की चाबी उनकी कहां खो गई है, और वो डुप्लीकेट चाबी लेकर के घूम रहे हैं।
मुझे तो समझ में नहीं आता कि सरकार भी कौन चला रहा है, ओरिजिनल चला रहे हैं या कोई दूसरा चला रहा है। कौन चला रहा है सरकार, समझ में नहीं आता। और जगन्नाथ जी के रत्ना भंडार की चाबी कहां खो गई है, क्यों खो गई है, क्या चल रहा है, कौन सरकार चला रहा है, ओरिजिनल है या कौन है मालूम नहीं, पता नहीं चलता। और साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जहां तक उड़ीसा की यूनिवर्सिटी का सवाल है, अब ये संस्कृति की जगह है, ये साहित्य की जगह है। बताइए, उन्होंने कहा था कि नहीं कि उड़िया यूनिवर्सिटी में बनाऊंगा, कहा था कि नहीं कहा था? 5 साल बीत गए, कहा था 4 साल में बन जाएगा, ये 5वां साल शुरू हो गया है, क्या चल रहा है? उसी तरीके से शुगर मिल न्यायगढ़ का वह भी बंद है, किसानों का भुगतान नहीं हुआ है। कौन सी सरकार चल रही है, कौन सरकार चला रहा है, कैसी सरकार चल रही है, कुछ समझ में। समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष देवी प्रसाद चौधरी ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि आरक्षण विरोधी बीजेपी निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के विषय पर घड़ियाली सहानुभूति दिखा रही। आज बीजेपी ने पिछड़ों के आरक्षण का हक छीना है, कल बीजेपी बाबा साहेब के द्वारा दिए गए दलितों का आरक्षण भी छीन लेगी। मैं तो बता दिया, आपको पूरा बात बताया हूं और ये बता रहा हूं कि देखिए, हम इसलिए आप लोग को बुलाए हैं कि पहले तो आप लोग का धन्यवाद, आपका आभार, क्या हम लोग के कहने पर आप हमारे ऑफिस में आए हैं। और हम लोग ये आपसे बताना चाहते हैं कि हम आरक्षण के विरोध में, क्या आरक्षण उन्होंने नहीं दिया और बैकवर्डों को पीछे कर दिया, उनका नेस्तनाबूद कर दिया, सब सीटें जनरल करके। और हम लोग, हमारे पार्टी के नेताओं ने, इन लोगों ने आरक्षण को कैसे प्राप्त किया, कैसे नहीं लिया, कैसे मुसीबतें झेल करके, और हम लोग बहुत आसानी से इसको जाने नहीं देंगे। चाहे हमको आंदोलन करना पड़े, चाहे जेल भरो आंदोलन करना पड़े, चाहे हमके गांव शहर कस्बों में घर घर जा करके हमको सरकार की गलत नीतियों का प्रचार करके बताना पड़ेगा कि भाजपा भगाओ, आरक्षण बचाओ। इस बात के लेकर के हम लोग गली कूचों में जाएंगे। ये आज तक सारी सरकारें आयोग बनाकर पिछड़ा हुआ आयोग बनाई, चाहे कांग्रेस सरकार हो, चाहे जिसकी भी सरकार हो, चाहे बसपा की सरकार है, हमारे सरकार में ये लोग आज तक आयोग का गठन नहीं किए। इनकी मंशा पहले से ही थी कि हम। सोनभद्र के थाना कर्मा के करकोली गांव निवासी मराक्षी देवी, जो कि दोपहर करीब 1:30 बजे बिजली के शॉर्ट सर्किट से उनके घर में आग लग गई। आग लगने से लाखों का सामान जलकर राख हो गया। रायबरेली में शासन के निर्देश पर पॉलीथीन के खिलाफ चलाए जा रहे विभिन्न तरीके के अभियान के तहत आज बता दें आपको कि नगर पालिका की टीम में शहर के सब्जी मंडी में एक साथ कई दुकानों में छापेमारी की ये कार्रवाई की गई। छापेमारी से पॉलीथीन बेच रहे विक्रेताओं में हड़कंप देखा गया। शासन द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन किया गया है। उसी क्रम में नगर पालिका द्वारा अभियान चलाया जा रहा था और ऐसी प्लास्टिक्स जहां भी बिक रही थी या देखी जा रही थी उनको जब्त किया जा रहा था। इसी क्रम में यहां पर इस दुकान पर आए जहां पर शॉपकीपर ने काफ़ी भारी मात्रा में प्लास्टिक रखी हुई थी, लेकिन उसे जब्तीकरण की कार्रवाई के दौरान कुछ बाधा उत्पन्न की है उसने, जिसके कारण उसके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जा रही है। बाकी जो माल प्राप्त हुआ है उसे नगर पालिका जब्त कर रही है। शासन द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन किया गया है। उसी क्रम में नगर पालिका द्वारा अभियान चलाया जा रहा था और ऐसी प्लास्टिक्स जहां भी बिक रही थी या देखी जा रही थी उनको जब्त किया जा रहा था। इसी क्रम में यहां पर इस दुकान। रायबरेली में जिला जेल के सिपाही की पिटाई मामले में मीडिया की मुहिम और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के ट्वीट के बाद हुई बड़ी कार्रवाई के साथ ही डीआईजी जेल
संजीव त्रिपाठी यहां पहुंचे। संजीव त्रिपाठी जेल के भीतर जहां बंदियों और अन्य कर्मचारियों से लगाए गए आरोपों की सत्यता की जांच कर रहे थे, तो वहीं उन्होंने पीड़ित सिपाही मुकेश दुबे की पत्नी रुचि दुबे का भी बयान लिया है। परसों शाम को जो है एक मुकेश दुबे सिपाही है, उसको 4-5 सिपाहियों ने मिलकर मारा पीटा था और 5 सिपाहियों को तो सस्पेंड कर दिया गया है। उनके खिलाफ FIR भी दर्ज हो गई है। बाकी और लोगों की क्या संलिप्तता है उसके बारे में मैं जांच करने आया हूँ। सर, ये कारण क्या निकल कर आया अभी तक की जांच? अभी नहीं बता सकता, अभी तो मुझे जांच कर रहा हूँ मैं। एक आरोप ये है कि कैंटीन जो है वो उच्च अधिकारियों के अर्दली चला रहे थे, ये फैक्ट आपके सामने आया क्या? नहीं, अभी तो हम बयान ले रहे हैं ना, अभी तो सर रिकॉर्ड देखेंगे, बयान लेंगे तब पता चलेगा कि क्या मसला है। ये सारे 5-6 सिपाही एक ही इलाके के आसपास के हैं और इस वजह से मतलब क्या कहते हैं, उस दिन जो मारपीट हुई, ज़्यादा मारपीट हो गई, तो अभी तो हम लोगों ने 5 आदमी को सस्पेंड किया है। बाकी देखते हैं। सर, वायरल वीडियो आने से पहले तक उसकी पत्नी का आरोप है कि हम दौड़ते रहे, लेकिन वायरल वीडियो आने के फौरन बाद कार्रवाई। ऐसा है ना कि सस्पेंशन करने के लिए पहले लोगों के बयान होते हैं, बयान होकर लखनऊ जाएगा, लखनऊ में बैठते हैं ना अधिकारी जो सस्पेंड करता है, तो फिर वहाँ से सस्पेंशन आ गया। सर, इसके पहले भी एक जिला जेल जो है विवादों में रहा है। प्रतिबंधित वस्तुओं की सप्लाई की बात सामने आ रही है कि भंडारे में प्रतिबंधित वस्तुओं की सप्लाई ना होने की वजह से ये चीज़ें हो रही हैं, इस पर क्या कहना है? भंडारे में तो कभी प्रतिबंधित वस्तुएं सप्लाई होती ही नहीं है। उसकी पत्नी आरोप लगा रही है भंडारे में तो यही देख रहा था, भंडारा ना, नहीं कैंटीन में सप्लाई की बात बोल रही है। तो हम देख लेंगे, अभी जांच करेंगे। सर, सिपाही की पत्नी कह रही है कि मेरी जांच प्रभावित कर दी जाएगी यहाँ जिला जेल से, क्या कहना चाहेंगे? तो क्यों प्रभावित कर दी जाएगी? जेल प्रशासन पर भी आरोप लगाए हैं कि भाई क्यों प्रभावित कर देगी ना, जांच हम कर रहे हैं, तो इसीलिए क्या कहते हैं न्यूट्रल आदमी को भेजा गया है। सर, दूसरे पक्ष ने SC/ST की तहरीर भी दी थी, तो क्या पेशबंदी भी चल रही थी वायरल वीडियो से पहले तक? इसके बारे में मुझे अभी नहीं पता है, बयान लूंगा तभी पता चल पाएगा, क्योंकि उसमें एक बंदा SC/ST था, तो मे बी। रायबरेली जेल के एक सिपाही की मारपीट का वीडियो वायरल होते ही मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के ट्वीट के बाद जो है आज DIG जेल जो है वो संजीव त्रिपाठी रायबरेली जिला कारागार में जांच के लिए पहुंचे हुए हैं। हमारे साथ उनकी पत्नी जो है रुचि दुबे है, आइए इनसे जानते कि है आप क्या कारण था मारपीट का जो इतनी बेदर्दी से मारा गया आपके पति को? हमारे पति का कोई इसमें वो नहीं था, ना किसी से दुश्मनी थी, बस हमारे पति अंदर भंडारे में कैंटीन भंडारा चलाते हैं, ये ड्यूटी करते हैं। ये लोग कुछ कैंटीन चलाते थे जो मारे हैं। इनकी सब्जी नहीं बिक रही थी, जो खाना इसमें नहीं बनना चाहिए कैंटीन में वो भी बनाया जाता है, जो नहीं होना चाहिए 5 लोग वो भी करते हैं कैंटीन में। इसी को लेके हमारे पति को पीटे हैं हमारे पति। कई बार ऐसा होता है कि जेल में सुने माता कई अवैध काला कारोबार भी चल रहा है, जैसे गांजे की सप्लाई है, स्मैक की सप्लाई है। गांजे सप्लाई में विजय सिंह यही सब लोग ज़्यादा ले जाते हैं जो मारे हैं। इन लोगों की यहाँ पे तूती बोलती है, इन लोगों के आगे अधीक्षक और जेलर फेल हैं, वो अपने आप को अधीक्षक और जेलर बनाते हैं। तो आपने इतनी लंबी लड़ाई लड़ी है कि आज जो है वो अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया है उस वीडियो को, और DIG जेल यहाँ जांच पर पहुंचे। अभी आपका बयान भी हुआ है DIG जेल के सामने, तो क्या आश्वासन दिया उन्होंने? कार्रवाई होगी। अभी हम जाएंगे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, आपके पति से बयान लेंगे। अभी यहाँ पे बयान लेने के लिए बोल रहे हैं कि जो संतरी राइफल लेके खड़ा रहता है, ये लोग कहाँ थे, बता तो यही नहीं है आगे क्या करते हैं। अच्छा, इसमें जिन सिपाहियों ने मारा उसमें कुछ की ड्यूटी जेलर के आवास पर भी थी? आवास पे हाँ, एक सिपाही जेलर के आवास पे थी, विनोद यादव नाम है। उन्होंने वहाँ से आया, जब सारा वो हो गया, उनको सिर्फ अपने विजय सिंह को बचाने के लिए। और ये जो ये कैमरा दिख रहा है, तो ये क्या कैमरा खराब था या? उधर का कैमरा खराब है, इसीलिए किनारे जो है ले जाके उनको मारे हैं। और जिन डंडों से मारा गया वो डंडे लेके पहले बैठे थे या जेल के अंदर? लेके पहले नहीं बैठे थे, डंडा जो है बाकेलाल से मंगवाया गया था। तो यानी 5 के अलावा कोई एक और भी है? हवलदार बाकेलाल। तो उसके खिलाफ कोई मुकदमा या कार्रवाई? सबके खिलाफ होनी चाहिए, हमें न्याय चाहिए, क्योंकि जो अंदर से 1 रुपए नहीं ले जाता है उसके खिलाफ इतनी बड़ी राशि क्यों गई? आज इनके ऊपर कल के हम लोगों को भी तो खतरा बना, धमकी दे के गए हैं विजय सिंह। क्या धमकी दी आपको? उन्होंने कहा अपनी लड़की छोड़ने जाती हो, जेलर की आवाज पे, जेलर के सामने। जेलर ने उस समय कोई रिएक्शन नहीं लिया कि मेरे आवाज पे किसी लेडीज से इस तरह क्यों बात कर रहे हो। उन्होंने कहा अगर जाओगे छोड़ने अपने बच्ची को, तुम्हारा वहीं जो तुम्हारी बिटिया कहा, मेरी बिटिया की उम्र मात्र 3 साल है,
जो हाल करूंगा कभी सोचे नहीं होंगे। तुम्हारी बहन कोचिंग जाती है, मैं वहीं पे इनका वो हाल करूंगा, कभी सोचे नहीं। तुम्हारे पति के ऊपर मुकदमा बलात्कार का ठोकूंगा 10 दिन बाद। क्या जेल अधीक्षक ने सुलह सफाई का दबाव भी बनाया? सफाई, हमारे पति को मारने के जब ये सब घटना हुई, हम चीख पुकार। साल 2019 दिसंबर का वो समय जब कोरोना ने पहली बार चीन के साथ साथ कई देशों को प्रभावित किया था। लोगों ने अस्पतालों में दम तोड़े, कई बच्चे अनाथ भी हुए। देश भर में एक वो समय था जब हर तरफ त्राही त्राही मची थी। हर कोई बस डोलो जैसी बुखार की दवा लेकर ये सोच रहा था कि अब कोरोना से बच जाएंगे, लेकिन फिर भी लोगों ने जानें गंवाई। हालांकि उन हालातों से हम काफी हद तक उबर भी चुके थे, लेकिन एक बार फिर से कोरोना ने अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। देखिए रिपोर्ट। चीन आज अपने ही वायरस की भयंकर चपेट में है और उसने एक बार फिर भारत समेत कई देशों को खतरे में डाल दिया है। तस्वीरें इस बात की गवाह हैं। ओमिक्रॉन BF.7 ने पूरी दुनिया में हाहाकार मचा रखा है। बता दें कि नए साल से ठीक पहले कोरोना ओमिक्रॉन के नए वेरिएंट BF.7 ने भारत समेत कई देशों की सरकारों की चिंता बढ़ा दी है। मौजूदा समय में चीन इस वेरिएंट से सबसे ज्यादा प्रभावित बताया जा रहा है। इस नए वेरिएंट को लेकर भारत सरकार की ओर से भी सभी राज्यों को खास निर्देश जारी किए गए हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और बाकी तमाम राज्यों की बात करें तो सभी जगह कोरोना को लेकर बैठकों का दौर लगातार जारी है। हालांकि कोरोना को लेकर स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। तो वहीं लोगों से ये भी अपील की गई कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, अलर्ट पर रहें और कोरोना गाइडलाइंस का पालन करें। सम्मानीय 3 सांसद ने राजस्थान से मुझे पत्र लिखा और उन्होंने मुझे कहा कि राजस्थान में जो यहाँ भारत जोड़ो यात्रा पास हुई और कई लोग ये यात्रा में शामिल हुए। शामिल होने के बाद वो पॉजिटिव पाए गए। सम्मानीय मुख्यमंत्री हिमाचल भी पॉजिटिव पाए गए यात्रा में भाग लेने के बाद। तो मुझे कहा कि उसके लिए प्रिकॉशन लेना चाहिए, आपको उसके लिए कुछ न कुछ करना चाहिए। तो मेरी ये जिम्मेवारी थी कि मैं राज्य के मुख्यमंत्री को लिखूं और यात्रा जो कर रहे हैं इसे उसके कन्वीनर को भी लिखूं कि उसके ऊपर प्रिकॉशन, उसके ऊपर जरा कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें। मैं बात में पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन एज ए हेल्थ मिनिस्टर मेरा दायित्व है कि देश में कोविड ना फैले और उसके लिए मैं जागरूकता से काम करने की कोशिश की। लेकिन खास लोग थे, मैं क्या करूं अध्यक्ष जी, चेयरमैन साहब, खास लोगों के मैंने बोल दिया तो खास लोगों के फेवर में लोग निकल पड़े और नहीं बोलने की भाषा में मुझे और प्रधानमंत्री जी के बारे में भी टिप्पणी कर दी। वो एक बात है, लेकिन जब से कोविड चालू हुआ, फर्स्ट, सेकंड वेव और थर्ड वेव, अभी थर्ड सर्ज वेव तो नहीं था, हमने कभी कोविड क्राइसिस पर पॉलिटिक्स नहीं किया था और नहीं हम करना चाहते हैं। आज देश में हर हॉस्पिटल में, जो बड़ी हॉस्पिटल है वहां PSA ऑक्सीजन प्लांट लगाया है। मैं रेगुलर मिनिस्ट्री से हर 15 दिन में रिव्यू करता हूं कि बंद तो नहीं हो गया है ना, चालू है ना, क्योंकि उसको चलाने के लिए भी बहुत बड़ा खर्च होता है और रिक्वायरमेंट हॉस्पिटल की कम होती है, तो अनयूज पड़ा रहता है। तो समय पे हम उसका उपयोग कर पाए, इसलिए हमने रेगुलर उसका फॉलोअप भी लिया है। और उसके साथ फॉलोअप लेने के बाद मेरे संज्ञान में आया चेयरमैन साहब की ये प्लांट में चलाने में खर्च है, हॉस्पिटल की रिक्वायरमेंट कम है, तो क्या करें। तो मैंने कहा कि आप उसको PPP मोड से किसी को चलाना दे दो, ताकि वहां से ऑक्सीजन उसमें से बनने वाला ऑक्सीजन का उपयोग करके दूसरी जगह पे भी वो बेचे और उसको अच्छी तरह से चलाए, ताकि हॉस्पिटल को आवश्यकता हो तब वो बंद ना हो। इसलिए ऑक्सीजन प्लांट भी सारा चालू है। देश में सभी अस्पताल में पर्याप्त मात्रा में मेडिसिन का भी हमने रिव्यू कर लिया है, मेडिसिन प्रोडक्शन का भी हमने रिव्यू कर लिया है। आज दुनिया में मेडिसिन की क्राइसिस होने लगी है, तो हम तो वसुधैव कुटुंबकम की भावना से काम करने वाले लोग हैं। हम तो हमारे घर के द्वार पर लाभ शुभ लिखते हैं, हम केवल लाभ की बात करने वाले लोग नहीं है। जब लास्ट दुनिया में मेडिसिन की क्राइसिस हुई थी, तब प्रधानमंत्री जी ने मुझे निर्देश दिया था कि नहीं केवल भारत की रिक्वायरमेंट को पूरी करना है, लेकिन दुनिया को भी मदद करना है। 150 कंट्री में हमने मेडिसिन सप्लाई की थी। और चेयरमैन साहब, केवल मेडिसिन सप्लाई की ऐसा नहीं, क्राइसिस थी तो हम प्राइस भी बढ़ा सकते थे। दुनिया आज हिंदुस्तान की वाहवाही इसलिए कर रही है, ऐसी स्थिति में इंडिया ने प्राइस नहीं बढ़ाया। हालांकि कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को चिट्ठी लिखी है।
उस चिट्ठी में लिखा गया था कि यात्रा के दौरान मास्क लगाने और सैनिटाइजर का उपयोग करने समेत कोविड के तमाम नियमों का कड़ाई के साथ पालन किया जाए और जिन लोगों का टीकाकरण हो चुका है केवल उन्हें ही इस यात्रा में भाग लेने दिया जाए। तो वहीं स्वास्थ्य मंत्री की चिट्ठी पर कांग्रेस नेता ने हरियाणा में प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये बहाने हैं यात्रा को रोकने के लिए। कहा यह भी गया कि सच तो ये है कि सरकार हिंदुस्तान की सच्चाई से डर गई है। दुनिया में कोविड का केस बढ़ रहा है, वैसी स्थिति में कल राजस्थान के 3 एमपी ने मुझे पत्र लिखा था कि राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा में गए हुए कई लोगों को कोविड पॉजिटिव पाया गया है। हिमाचल के सम्मानीय मुख्यमंत्री जी पर भी भारत जोड़ो यात्रा में गए थे, उसके बाद उसमें भी कोविड पॉजिटिव पाया गया और उसको देखते हुए राजस्थान में कोविड ना फैले इस विषय के लिए आप कुछ कार्यवाही करिए। उसको देखते हुए मैंने मिनिस्ट्री में एक्सपर्ट लोगों की राय ली, बातचीत किया और उसके आधार पर मैंने भारत जोड़ो यात्रा के इंचार्ज कन्वीनर राहुल जी को एक पत्र लिखा और एक गहलोत जी को पत्र लिखा और मैंने कहा कि भाई मुझे ऐसा पत्र मिला है और इस पत्र में मुझे बताया गया है कि उससे उस यात्रा में भाग लिए हुए कई लोगों को कोविड पॉजिटिव पाया गया है, तो उसके लिए प्रिकॉशन लिया जाए, कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जाए। लेकिन आज सुबह से मैं देख रहा हूं जिस तरह से मुझे कोट करके कोविड के संदर्भ में मुझे क्वेश्चंस कर रहे हैं। आपने ऐसी चिट्ठी नहीं लिखनी चाहिए, क्यों लिखा? मैं भारत सरकार का हेल्थ मिनिस्टर होने के नाते मेरा दायित्व है कि देश में कोविड ना फैले, देश के सभी नागरिक स्वस्थ रहे। लेकिन कोई खास फैमिली के प्रोटेक्शन में आके एक देश के हेल्थ मिनिस्टर अपना दायित्व अदा करता हो, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करके कोविड ना फैले उसके लिए कोई मार्गदर्शक सूचना जारी करे, तो उसके खिलाफ भी प्रश्न उठाना मैं मानता हूं कि ये मेरे कर्तव्य निर्वहन करने के लिए बाधा रूप है। हम तो प्रधान सेवक की टीम के छोटे से मेंबर हैं, हम खास लोगों को कैसे क्वेश्चन पूछ सकते? अब इन्होंने नया आइडिया निकाला है। मुझे चिट्ठी लिखी कि कोविड आ रहा है, यात्रा बंद करो। कोविड आ रहा है, यात्रा बंद करो। अब भैया मतलब अब देखिए, अब यात्रा को रोकने के लिए बहाने बन रहे हैं। अब मास्क पहनो, यात्रा बंद करो, कोविड फैल रहा है, सब बहाने हैं। हिंदुस्तान की शक्ति से, हिंदुस्तान की सच्चाई से ये लोग डर गए हैं, ये सच्चाई है। कोरोना के बढ़ते मामलों पर अब सियासत भी लगातार जारी है। एक तरफ जहां बीजेपी ने कांग्रेस को हिदायत दी है कि भारत जोड़ो यात्रा में कोरोना के नियमों का पालन करें या फिर यात्रा को स्थगित कर दें, तो वहीं दूसरी ओर इस पर कांग्रेस नेताओं की प्रतिक्रिया भी सामने आई। कांग्रेस का ये कहना है कि बीजेपी यात्रा को स्थगित करने की बात सिर्फ इसलिए कर रही है क्योंकि बीजेपी कांग्रेस से डर गई है। भारत जोड़ो यात्रा 1 महीने से ज्यादा समय से चल रही है, कहीं भी चल रही थी, कहीं किसी ने कोई अवरोध पैदा नहीं किया। कौन उसमें जुड़ रहा था इससे भी हमें कोई मतलब नहीं था।
आखिर अगर दुनिया भर में फिर एक बार संकट कोविड-19 का आया है और इस पे चिंता पूरी दुनिया ने व्यक्त की है और भारत सरकार ने उचित कदम उठाए हैं, तो आखिरकार इसका कांग्रेस पार्टी विरोध क्यों कर रही है? क्या जनता और देश के हित में कांग्रेस कभी कोई निर्णय को स्वीकार नहीं करेगी? क्या एक परिवार ही उनके लिए महत्वपूर्ण है? एक परिवार की जिद के आगे, पूरी गांधी परिवार की जिद के आगे क्या पूरा देश नतमस्तक हो जाएगा? आखिरकार प्रोटोकॉल तो सबके लिए है। अगर सभी एमपी पार्लियामेंट में मास्क पहनकर आ रहे हैं, पूरे देश भर में जांच कराने के लिए कहा जाता है, आखिर किसकी पार्टी का और किस राज्य के मुख्यमंत्री कोविड पॉजिटिव हुए, किस यात्रा में वो जाकर जुड़े? जरा 3 दिन पहले की रिकॉर्डिंग निकालिए। हिमाचल प्रदेश के ही मुख्यमंत्री राहुल गांधी जी से जब मिले तब कोविड पॉजिटिव होकर आए। तो इस पे कौन जवाब देगा? क्या कांग्रेस पार्टी जवाब देगी? और कितने लोग थे? कांग्रेस के और कई वरिष्ठ नेता पॉजिटिव पाए गए। अब कितनों ने टेस्ट कराया, कितनों ने नहीं कराया, कितनों में संक्रमण वो फैला रहे हैं? क्या इसकी जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी लेगी? हमें भारत जोड़ो यात्रा अब जितनी मर्जी चलाई जी, किसको फर्क पड़ता है? माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने, जैसा कि जयराम रमेश जी ने बताया, कि एक भाजपा सांसद राजस्थान से हैं बीपी चौधरी, उनके पत्र का हवाला देते हुए राहुल गांधी जी को यह पत्र प्रेषित किया। हम ये जानना चाहते हैं, क्या इसी तरह का पत्र भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान के अध्यक्ष सतीश पूनिया को भी भेजा है, जो जन आक्रोश यात्रा निकाल रहे हैं? मानता हूं उस जन आक्रोश यात्रा में भीड़ नहीं आ रही, मानता हूं भारत जोड़ो यात्रा में भीड़ बहुत आ रही है। क्या इस तरह का पत्र कर्नाटक की भाजपा को भी भेजा गया है, जो एक और यात्रा निकाल रहे हैं, उसमें भी भीड़ नहीं आ रही है? मैं मानता हूं, स्वीकार करता हूं कि भारत जोड़ो यात्रा में उत्साह है और भीड़ ज्यादा आ रही है। आज अभी यहां से आप हवाई अड्डे जाइए, हवाई जहाज में बैठिए, ना आपको मास्क लगाने को कहा जाएगा, ना कोई सैनिटाइजर दिया जाएगा, खत्म। क्या भारत सरकार ने नियमों की कोई घोषणा की है? कोई प्रोटोकॉल की घोषणा की है? क्या संसद का सत्र स्थगित कर दिया गया है, फिजिकल जो चल रहा है, कि वो भी ऑनलाइन होगा? तो भारत सरकार को सिर्फ राहुल गांधी दिख रहे हैं, भारत सरकार को सिर्फ कांग्रेस पार्टी दिख रही है, भारत सरकार को सिर्फ भारत जोड़ो यात्रा दिख रही है, और कोई यात्रा नहीं दिख रही, और कोई भीड़ जहां हो रही है वो नहीं दिख रहा। हम नियमों का पालन करेंगे, बशर्ते आप नियमों की घोषणा करें, और वो नियम सबके लिए लागू होने चाहिए, सिर्फ राहुल गांधी के लिए नहीं, सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं, सिर्फ भारत जोड़ो यात्रा के लिए नहीं। हालांकि अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या वाकई बीजेपी कांग्रेस की यात्रा से डरी हुई है, या फिर कोरोना के नाम का सहारा सिर्फ इसलिए लिया जा रहा है कि जिससे यात्रा को कुछ दिनों के लिए रोक दिया जाए। न्यूज डेस्क, आर्या न्यूज। और इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें आर्या न्यूज।